हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक सर्वे। अपनी आज की क्लास में हम अपना थर्ड कॉन्सेप्ट और चैप्टर 3 जो है वो कवर कर रहे हैं अभी। तो द टॉपिक इज प्रो बिजनेस वर्सेस प्रो क्रॉनी। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। व्हाट डज प्रो बिजनेस एंड प्रो क्रॉनी मीन्स। देखिए, लेमैन लैंग्वेज में समझेंगे क्योंकि इसका डेफिनेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बस हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए और ये पता चलना चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे इन टॉपिक्स के बारे में क्या कह रहा है। तो प्रो क्रॉनी क्रॉनी अगर मैं आपसे लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ ना, तो प्रो क्रॉनी का मतलब क्या हो जाता है? जब आपकी इंडस्ट्रीज यानी जो कंपनीज हैं वो और हमारी गवर्नमेंट यानी कि सरकार जो है, ये फ्रेंड्स बन जाती हैं। ठीक है, जब ये फ्रेंड्स बन के एक दूसरे के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए डिसीजन लेती हैं, तो हम उस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? प्रो क्रॉनी। देखिए, फ्रेंड्स बन गए हैं, म्यूचुअल बेनिफिट में डिसीजन ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये फेयर डिसीजन तो नहीं होगा ना। जैसे कि आप देखिए, आपने बहुत वर्ड सुना होगा, आप लोग सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपसे घर में कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड्स जनरली वर्ड यूज करते हैं कि एक बार तुम पहुंच जाओ किसी पोस्ट पे फिर तो लाइफ सेट है। ठीक है, तो ऐसा क्यों बोलते हैं जनरली लोग? क्योंकि आपके पास एक पोस्ट आ जाएगी, अच्छी पोस्ट आना, कोई प्रॉपर अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट आने के साथ साथ आपके पास आएगी पावर। पावर आएगी तो उस पावर को आप लोग यूज कर सकते हैं बहुत सारी चीजों में। अब इसी तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट या पॉलिटिकल कनेक्शन किसी इंडस्ट्री के होते हैं, तो इंडस्ट्री को किस तरीके से बेनिफिट हो सकता है? गवर्नमेंट जो है वो लैंड अरेंज करवा के दे सकती है, कुछ रिसेश मतलब कुछ बेसिक जो है वो सब्सिडीज दे सकती है, छूट दे दी किसी चीज़ों पे। तो गवर्नमेंट बहुत तरीके से बेनिफिट का काम कर सकती है। पेपर वर्क जल्दी करवा दिया, पेपर अटके हुए थे, कहीं साइन नहीं हो रहा था प्रॉपर, तो ये सारे काम जो है वो गवर्नमेंट इंडस्ट्री के लिए करवा के दे सकती है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ये होता है प्रोक्रॉनी। यहाँ पे क्या होता है कि आप किसी को प्रेफरेंस दे रहे हो रिसोर्सेज देने में। 10 कंपनीज है, 10 में से मेरी कुछ कंपनीज में से अच्छी जान पहचान है, उनके ओनर मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूं, तो मैं जान पहचान वाले लोगों को पहले प्रेफरेंस दे रही हूँ। तो क्या इससे मार्केट में एक अच्छी सिचुएशन रहेगी? नहीं रहेगी, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हो रही है, हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इक्विटेबल और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं रहेगा प्रो क्रॉनी के केस में। वहीं प्रो बिजनेस इसके अपोजिट होता है। हम यहाँ पे मार्केट को चीजें डिसाइड करने देते हैं, हम किसी को प्रेफरेंस नहीं देते, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग चीजें यहाँ पे अपने आप जो है वो रन करती हैं। तो ये प्रो बिजनेस वर्सेस प्रो क्रॉनी है। अब हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो है वो इस बार का क्या कह रहा है? इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि इंडिया में प्रो बिजनेस एक्टिविटीज ज्यादा होनी चाहिए। 2011 वो डाटा बता रहा है कि 2011 तक जो है वो प्रो क्रॉनी पॉलिसीज एग्जिस्ट करती थी। प्रो क्रॉनी पॉलिसीज मतलब किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना, और प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने की वजह से क्या होता था? प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने की वजह से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता था, और जितनी भी चीजें हैं ये अनफेयर ट्रीटमेंट होता था। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे सेज दैट इंडिया नीड्स मोर प्रो बिजनेस पॉलिसीज। Survey says that till 2011, several pro-crony policies were followed, like preferential allocation of resources. ये हमने अभी सब समझा। अब ये कह रहा है कि जो ये प्रो बिजनेस है, इससे होता है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। नाउ द वर्ड इज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन को भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखिए, डिस्ट्रक्शन हो रहा है मतलब कोई चीज डिस्ट्रक्ट हो रही है, लेकिन वो क्रिएटिवली डिस्ट्रक्ट हो रही है। तो इसका क्या मतलब है? देखिए, 1991 से पहले और 1991 के बाद के टाइम को हम डिवाइड करते हैं। मैंने आपको बताया था 1991 से पहले हमारा लाइसेंस कोटा एंड परमिट सिस्टम चलता था। ठीक है, 1991 से पहले हम लोग एक क्लोज्ड इकोनॉमी थे, सोशलिज्म पे फोकस करते थे, इंटरनेशनली डीलिंग ट्रेड इतना ज्यादा हमारा नहीं था। तो इससे पहले जो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे कंपनीज अपने आप को इनलिस्ट कराती हैं, स्टॉक मार्केट का कंसेप्ट है ये। बेसिकली यहाँ पे कंपनीज रजिस्टर होती हैं, तो जो टॉप 30 कंपनी थी ना, इनमें इनकी जो कंपनीज थी इनमें कोई चेंज नहीं आता था। फॉर एग्जांपल, इस बार जो 30 कंपनीज है, नेक्स्ट टाइम भी वही 30 कंपनीज रजिस्टर है। टॉप कंपनीज के नंबर में कोई चेंज ही नहीं आता था। एक बार ये कंपनी टॉप 30 में चली गई तो वही कंपनी ओवर अ नंबर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम जो थी वो टॉप कंपनी में चलती रहती थी। ठीक है, और हमने देखा है कि 2004 से लेके 8 तक थोड़ा थोड़ा यहाँ पे वैल्यू में इंक्रीज हुआ। सेंसेक्स की वैल्यू अगर हम देखेंगे, 8 के बाद थोड़ा सा डाउनफॉल आया, फिर 14 के बाद से हम थोड़ा सा फिर क्या देख रहे हैं? इंक्रीमेंट देख रहे हैं सेंसेक्स की वैल्यू में। तो एक तरीके से वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से क्या देखा जा रहा है? वेल्थ क्रिएशन भी देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई कि टॉप 30 कंपनी एक बार चली गई, वही 30 कंपनी है, कंपनी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, वही कंपनी टॉप पे बैठी है, कोई न्यू एंट्रेंट देखने को ही नहीं मिल रहा। नया एंट्रेंट आ रहा है, वो compete नहीं कर पा रहा। लास्ट क्लास में हमने न्यू एंट्रेंट और इनकम्बिटेंट का वो कंसेप्ट पढ़ा था। तो वही न्यू एंट्रेंस नहीं है और कोई आ भी रहा है तो वो यहाँ इस लिस्ट में पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो इससे इन कंपनीज की क्या क्रिएट हो गई? मोनोपोली क्रिएट हो गई। और ये मोनोपोली ही, ये कंसेप्ट ही क्या कहलाता है? क्रॉनिज्म। की ये 30 कंपनी पहुंची है, यही पहुंची है, गवर्नमेंट इन्हें सपोर्ट कर रही है, न्यू एंट्रेंट न्यू
कमर्स के लिए मार्केट में कोई भी क्या है कंसेप्ट या मार्केट में कोई भी पॉलिसीज ही नहीं है जिससे न्यू एंट्रेंट आके जो है प्रमोट करके टॉप कंपनीज में इनलिस्ट हो सके। ये 1991 से पहले की कहानी हमने देखी। 1991 के बाद क्या हुआ, एलपीजी का कंसेप्ट आया। एलपीजी के कंसेप्ट आने के बाद थोड़ी सी लिबरलाइजेशन हुई, प्राइवेटाइजेशन हुई, ग्लोबलाइजेशन हुई, फ्रीडम हुई, हमारी इकोनॉमी जो है वो क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी में चेंज हुई, कंपटीशन बढ़ा, लोगों ने मार्केट में आना स्टार्ट करा, गवर्नमेंट का थोड़ा सा रोल कम हुआ यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन की वजह से। तो ये मोनोपोली खत्म होती दिखाई दी कि ये टॉप 30 कंपनी की जो थी वो मोनोपोली खत्म हो गई। इन टॉप 30 कंपनी में जो वैल्यू कंपनी के नाम थे उनकी वैल्यू में फ्लक्चुएशन आना स्टार्ट हुआ, मतलब नई कंपनीज भी अब इन टॉप 30 कंपनी में देखने को मिली। भाई इस साल किसी ने अच्छा परफॉर्म करा है कंपनी ने तो इसका नाम टॉप 30 में आ गया, अगले साल हो सकता है वो कंपनी परफॉर्म अच्छा ना करे तो वो टॉप 30 की लिस्ट से हट जाएगी। तो दिस इज अबाउट कि मार्केट के अकॉर्डिंग चीजें डिसाइड हो रही हैं अनलाइक अंटिल ये जो है क्रॉनिज्म का कंसेप्ट जो है वो फॉलो हो रहा है। तो इसी कंसेप्ट को मोनोपोली एंड होने को हमने क्या बोला कि ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ठीक है, क्यों हो पाया, क्योंकि न्यू कंपनी एंटर करी, थोड़ी सी फ्रीडम और लिबरलिज्म मिली। ये चैप्टर था प्रो बिजनेस वर्सेस प्रो क्रॉनी का कंसेप्ट। ठीक है, आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम अपना अगला कंसेप्ट जो हम देखेंगे दैट इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ अंडरमाइनिंग मार्केट। देखिए अंडरमाइनिंग मार्केट की हम बात करते हैं। अंडरमाइनिंग मार्केट में आपको एक टर्म याद रखना है, यहाँ पे ये लाइन इज दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन गवर्नमेंट इंटरवेंशन हर्ट मोर देन इट हेल्प। आपको पता है इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी इज अ काइंड ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब हम लोग कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का मिक्सचर फॉलो करते हैं। वी मतलब इंडियन इकोनॉमी इज नॉट प्रॉपरली फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म, सोशल वेलफेयर पे फुल्ली 100% फोकस नहीं है हम आफ्टर 1991। ठीक है, और ना ही हम फुल्ली कैपिटलिज्म पे फोकस है, मीन्स हम फुल्ली प्रॉफिट अर्निंग और प्राइवेट हैंड पे देने पे भी चीजें बिलीव नहीं रखते हैं। दैट्स वाई इंडिया फॉलो द पॉलिसी ऑफ, इंडिया फॉलो द कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, तो अब मिक्स्ड इकोनॉमी में आपको पता है प्राइवेट लोग भी कुछ डिसाइड करेंगे और गवर्नमेंट भी कुछ डिसाइड करेगी। बट इस चैप्टर के थ्रू यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में ये बात डिस्कस की गई कि सम टाइम जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है, वो हर्ट कर देता है इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग। हेल्प करने की जगह ऑल्दो गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी ले रही है किसी को हर्ट करने के लिए नहीं ले रही है, गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें ऐसी अचीव करना चाहती है जिसकी वजह से वो कुछ डिसीजन लेती है, बट उसकी पॉलिसी जो है वो नेगेटिव होती जा रही है। तो यहाँ पे कुछ इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ बातों के थ्रू इस बात को प्रूव करा है। अब क्या क्या चीजें हैं देखो, यहाँ पे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की बात की गई है मार्केट की। अब एक चीज है मार्केट क्या कर सकती है और मार्केट क्या नहीं कर सकती, ये हम लोग देखेंगे। तो मार्केट क्या नहीं कर सकती की बात करें कि क्यों हमें मार्केट में गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की जरूरत है, क्यों हमें चाहिए कि गवर्नमेंट भी कुछ डिसीजन ले। बिकॉज ऐसे बहुत से काम है जो मार्केट नहीं कर सकती, इसलिए हमें गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की भी जरूरत है। तो क्या क्या चीजें हैं जो गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट की जरूरत है और प्राइवेट नहीं कर सकता पूरी तरीके से। पहली बात तो सारे पब्लिक गुड मार्केट प्रोवाइड नहीं करा सकती। प्राइवेट लोग जो है वो जनरली मोनोपोली पावर पे बिलीव करेंगे कि अगर और कोई कंपटीशन ही नहीं है अपनी मोनोपोली क्रिएट करें। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोपोली वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा अगर गवर्नमेंट आके इंटरफेयर नहीं करेगी। इंटरनलाइज एक्सटर्नलाइज जो एक्सटर्नल फैक्टर इफेक्ट करने वाले हैं उसके थ्रू भी प्राइवेट उसमें भी प्राइवेट पूरी तरीके से डील नहीं कर सकता है। ओवरकम इंफॉर्मेशन असिमेट्री, प्रॉपर पूरी ओवरऑल इकोनॉमी में एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन सर्कुलेट की जाए ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर प्राइवेट लोग हैं 10 प्राइवेट कंपनीज हैं तो हर कोई अपने हिसाब से रन करने की ट्राई करेगी अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है और गवर्नमेंट बेसिक चीजें रूल सप्लाई इनको करके नहीं दे रही है तो ये प्रॉब्लम रहेगी। डिस्ट्रीब्यूट वेल्थ इक्वली, मार्केट का इंटरवेंशन नहीं होगा तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर इक्वली वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस नहीं करता है। प्राइवेट कंपनीज का, प्राइवेट इंडस्ट्रीज का मोटिव होता है जस्ट टू अर्न द प्रॉफिट। तो ये अगला पॉइंट यही है, इंश्योर एथिकल प्रैक्टिसेस। तो ये एथिकल प्रैक्टिसेस पे क्यों बिलीव करेंगे, ये क्यों जॉब अपॉर्चुनिटीज देने पे फोकस करेंगे, ये तो ट्राई करेंगे कि 3 जनों का काम हम एक वर्कर से करा सकते हैं तो वो कराएं सो दैट हमारा पैसा बचेगा। ओके, तो ये ना जॉब अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करें, ये ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे फोकस करेंगे। तो ऐसी कुछ एथिकल प्रैक्टिसेस भी मार्केट फोकस नहीं करती है, बिकॉज इन कैपिटलिज्म इन मार्केट द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू अर्न प्रॉफिट। कैपिटलिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू इंश्योर द प्रॉफिट अर्निंग और टू मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। तो ये बात तो समझ में आ गई, व्हाट मार्केट कैन नॉट डू, क्यों हमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। ये पॉइंट्स आपको मेंस आंसर राइटिंग बिल्डअप करने में बहुत हेल्प करेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स हमें माइंड में रखने हैं। अब व्हाट मार्केट कैन, मार्केट कर क्या सकती है, देखिए मार्केट सिंपली मार्केट प्राइस पे चेक कर सकती है। मार्केट कैसे प्राइस पे चेक करेगी, आपको पता है मार्केट में बहुत सारी न्यू फर्म एंट्री लेंगी, डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट चलता है, तो कोई भी पर्सन एक
बहुत सारी फर्म्स है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर नई फर्म एंट्री लेना चाह रही है, तो क्या वो प्राइस बहुत हाई रख के मार्केट में एंट्री ले सकती है? नहीं। जब 3 4 5 फर्म्स हैं तो दे विल ट्राई कि एक प्राइस जो है वो मॉडरेट प्राइस बना रहे, सो दैट कंज्यूमर्स उनके प्रोडक्ट से स्टिक टू रहें। इसके अलावा रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि इन्हें पता है रिसोर्स की कमी है, देयर इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो दे विल फोकस कि रिसोर्सेज प्रॉपरली एफिशिएंटली यूज हों। प्लस ये इनोवेशन यूज करेंगे। इनोवेशन इन व्हाट सेंस? देखिए मार्केट में ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल लेते हैं कोल्ड ड्रिंक का, मुझे कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस स्टार्ट करना है, मार्केट में ऑलरेडी देयर आर 3 और 4 कॉम्पिटिटर जो ऑलरेडी कोल्ड ड्रिंक सेल कर रहे हैं। तो अब इफ आई वांट टू बी अ ब्रांड, इफ आई वांट टू क्रिएट माय ओन आइडेंटिटी इन द मार्केट, तो मुझे अपने प्रोडक्ट में कुछ ऐसी वैरायटी, कुछ ऐसी क्वालिटी ऑफर करनी पड़ेगी जो रिमेनिंग प्रोडक्ट में नहीं है। तो मैं बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करने की ट्राई करूंगी, मैं पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ R&D करके आऊंगी मार्केट की, कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं कोल्ड ड्रिंक को लेके। या तो मैं अपने ब्रांड में कुछ ऐसा इंप्रूव करूंगी, या मैं अपनी पैकेजिंग पे फोकस करूंगी, क्वालिटी में किसी चीज पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो देयर आर वेरियस थिंग। या मार्केटिंग इस तरीके से करूंगी कि बिल्कुल ईच एंड एवरी प्लेस तक मेरा प्रोडक्ट पहुंच सके, फिजिबल हो सके सबके लिए। तो इस तरीके के इनोवेटिव आइडियाज जो है वो मार्केट के थ्रू ही प्रमोट हो सकते हैं। कंज्यूमर की चॉइस, अब कंज्यूमर के पास वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, इतने सारे कॉम्पिटिटर हैं, तो चीजें चेंज होती रहती है। लेस का एग्जांपल लीजिए आप, देखिए देयर आर मल्टीपल फ्लेवर्स। पहले कुछ बेसिक 1 2 फ्लेवर चलते थे, उसके बाद चिप्स और इन सब चीजों में तो ये फ्लेवर चेंज होते रहते हैं। तो क्यों? कंज्यूमर की चॉइस को फुलफिल कर सकेंगे, क्योंकि अगर कोई और कॉम्पिटिटर आके कोई नई चीज ऑफर कर रहा है, तो आपको भी अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन करना पड़ेगा, और जब आप इनोवेशन करेंगे, चेंजेस लाएंगे, तो कंज्यूमर को एक अच्छी खासी चॉइस मिल जाएगी। ये पब्लिक गुड्स या गवर्नमेंट के केस में नहीं होता, ये प्राइवेट और मार्केट में ही हो पाता है। वेल्थ क्रिएट करते हैं, ऑब्वियस बात है कि आप जब अलग अलग वैरायटी ऑफर कर रहे हो, तो अल्टीमेटली बहुत सारे तरीके से हेल्प हो रही है इकोनॉमी की, तो उससे वेल्थ क्रिएट होगी इकोनॉमी में। प्लस एग्रीगेट वेलफेयर, एग्रीगेट मतलब होता है ओवरऑल वेलफेयर होगा। देखिए कंज्यूमर अगर चॉइस कर रहा है, कंज्यूमर को एज पर द सेटिस्फेक्शन चीजें मिल रही है, तो जो प्रोड्यूसर सप्लाई करे उनकी भी नीड फुलफिल हो रही है, तो मार्केटिंग भी करनी पड़ रही है आपको। तो हर चैनल का, जो हर पर्सन का ओवरऑल यहाँ पे वेलफेयर देखने को मिलेगा। तो ये तो था कि क्यों इंटरफेयर की जरूरत है, और ये चीज है कि मार्केट क्या क्या चीजें कर सकती है। ये 2 पॉइंट हमने यहाँ पे देखे। अब होता है कि ये जो बात हमने स्टार्टिंग में बोली थी कि समटाइम गवर्नमेंट की इंटरवेंशन हर्ट करती है रेदर देन हेल्पिंग, तो ऐसा कैसे होता है? बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। देखिए फर्स्ट इसमें जो हम बात करेंगे दैट इज एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। 1955 एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, देखिए सिंपल सी बात है क्या? पहले तो ये समझ लीजिए, एसेंशियल कमोडिटीज, एसेंशियल मतलब जरूरत का सामान। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, कुछ पर्टिकुलर गुड्स की कंट्रोल करने लगती है, ताकि प्राइवेट लोग उस पर अपनी मनमर्जी का प्राइस ना कर दें। प्राइवेट लोग अपनी मर्जी से कितना भी प्राइस ना बढ़ा दे, क्योंकि गवर्नमेंट मानती है कि ये जो कमोडिटीज हैं ये एसेंशियल कमोडिटीज हैं, इसलिए ये हर पर्टिकुलर पर्सन तक, चाहे वो रिच पर्सन हो चाहे वो पुअर पर्सन हो, ये सब तक पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप प्राइस अपनी मन मर्जी से बढ़ा के कितना भी कर दो और सिर्फ रिच पर्सन ही वो अफोर्ड कर पाए और पुअर पीपल अफोर्ड ही ना कर पाए। इसीलिए इसका नाम भी आप देख रहे हो क्या है? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है। इतनी बात हमें आई। कुछ आइटम्स जैसे कि क्या? ड्रग्स मीन्स मेडिसिन के लिए, ड्रग्स सुन के बच्चों का दिमाग चले अगर, तो मेडिसिन की बात हो रही है यहाँ पे। मेडिसिन, फर्टिलाइजर, पल्सेस, एडिबल ऑयल, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह, ये सब कुछ आइटम्स हैं जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में रजिस्टर हैं। अब इसमें आइटम इंक्लूड करने का काम किसका होता है? आइटम इंक्लूड करने का काम होता है सेंटर का, प्लस इसको इंप्लीमेंट कराने का काम जगह जगह क्या होता है? स्टेट का। ये बात आपको पता भी होनी चाहिए, रिसेंटली भी एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट न्यूज में है, तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्यों न्यूज में है? अभी आपको पता है इस पेंडेमिक्स की सिचुएशन में, कोविड-19 की सिचुएशन में, जब सैनिटाइजर और मास्क की डिमांड इतनी बढ़ रही थी, तो कुछ मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट, ये जो मेडिकल शॉप वाले पर्सन्स थे, इन लोगों ने अपनी मन मर्जी से प्राइस रेगुलेट करने स्टार्ट कर दिए, और सैनिटाइजर और इन चीजों के प्राइस जो थे बहुत हाई होने लगे थे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने रिसेंटली सैनिटाइजर और मास्क को एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में डाला था। देखिए इस सिचुएशन में तो ठीक है, ऐसी सिचुएशन है सैनिटाइजर मास्क सब तक पहुंचने चाहिए, एपिडेमिक का समय है, तो ये चीज एसेंशियल कमोडिटीज में जाना एक हद तक, एक एक्सटेंट तक, ये सारी चीजें तो ठीक है। बट कैसे ठीक नहीं है नॉर्मल सिचुएशन में चीजें, वो हम यहाँ देख रहे हैं। ये बात हमें समझ में आ गई। इसके बाद हम देखते हैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का बेसिक एम क्या है। बेसिक एम है इसका कि हमें अफोर्डेबिलिटी, बेसिक इंश्योर अफोर्डेबिलिटी ऑफ एसेंशियल गुड टू पुअर पीपल। मैंने अभी आपको बताया कि हमें पुअर पीपल तक भी गुड्स जो है वो पहुंचाने हैं। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्रीकल्चर का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं।
एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर एक सीजनल एक्टिविटी है, हमें पता है, ठीक है। हर टाइम हर फसल नहीं होती है, कुछ पर्टिकुलर महीने तक होंगे। तो ओनियन का रबी खरीफ क्रॉप्स, ना कि कुछ सॉइल का पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि इतने से इतने टाइम तक ही ये फसल हो सकती है। अब यहाँ पे एक बहुत एग्जाम्पल हम लोग डिटेल में लेके चलेंगे। सबसे पहली बात तो हम ये देखते हैं कि अगर प्राइस बढ़ जाता है, अगर एग्रीकल्चर का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगा सकती है। प्राइस बढ़ा तो गवर्नमेंट कह सकती है कि आपने जो प्रॉपर जो है गुड्स पे स्टॉक होल्डिंग लिमिट में लगा दूं। गवर्नमेंट कैन इम्पोज स्टॉक होल्डिंग लिमिट ऑन कमोडिटी और रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ गुड। अब क्या चीज होती है, ध्यान से देखेंगे। ओनियन की बात करते हैं, ओनियन का एग्जांपल लेके चलते हैं। ओनियन के केस में यहाँ पे क्या हुआ था, प्रोडक्शन ओनियन का कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे होता है, हमें पता है पूरे साल ओनियन का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो ओनियन का जब प्रोडक्शन हुआ तो हम उस टाइम पे ओनियन को स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि ऑफ सीजन में जब ओनियन की डिमांड हो तो हम स्टोरेज से फुलफिल कर सके। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आई। लेकिन जब हमने उसको क्या करा, स्टोर करा, तो मार्केट में डिमांड ज्यादा हुई, हम उतनी सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। सप्लाई नहीं कर पा रहे थे तो प्राइस पर्टिकुलर, डिमांड ज्यादा होने लगी ओनियन की, हम उतनी सप्लाई नहीं कर पाए। जब डिमांड ज्यादा होती है और आप पूरी सप्लाई नहीं कर पाते हो तो किसी भी चीज का प्राइस जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो ओनियन का प्राइस मार्केट में इंक्रीज होने लगा। अब प्राइस इंक्रीज होने लगा तो गवर्नमेंट बीच में आई बोलने। गवर्नमेंट क्या बोलने आई, गवर्नमेंट ने कहा भैया प्राइस इंक्रीज हो रहा है, एक काम करो, जितना भी आपने स्टोर करके ओनियन रखा हुआ है ना, इसको निकालो और मार्केट में डालो। ये सारा स्टोर वाला ओनियन निकालो और मार्केट में इसको सप्लाई करना स्टार्ट करो। तो जब वो स्टोर वाला ओनियन अपने आप मार्केट में सप्लाई करना स्टार्ट हुआ तो अल्टीमेटली ये सप्लाई भी इंक्रीज होने लगी और यहाँ पे सबकी डिमांड फुलफिल होने लगी। तो प्राइस अपने आप यहाँ पे क्या हो गया, कंट्रोल में आ गया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बट अब क्या हुआ, स्टोरेज वाला ओनियन हो गया खत्म। स्टोरेज में ओनियन खत्म है, ऑफ सीजन का टाइम आ गया। अब आप कहो कि ओनियन का प्रोडक्शन करो तो हम प्रोडक्शन भी नहीं कर सकते हैं। स्टोर, मेरे पास स्टोरेज जो थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, ओनियन बचा ही नहीं। अब तो प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएगा, डिमांड होती जा रही है और सप्लाई अब बिल्कुल नहीं है करने के लिए। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, ऐसे केस में यू विल स्टार्ट इंपोर्टिंग द ओनियन। आप बाहर से मंगाओगे और बाहर से मंगाओगे तो आपको उसके लिए फॉरेन करेंसी, अपनी फॉरेन एक्सचेंज यूज करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट जनरली ऐसे टाइम पे लॉन्ग टर्म की चीजें ना सोच के, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको फिर और ज्यादा पर्टिकुलरली नुकसान हुआ, लॉन्ग टर्म में उस चीज के प्राइस और बढ़ गए। पहले फॉर एग्जाम्पल मानो 10 से हमने 20 रख रखे थे, तो अब जब हमें ये फॉरेन एक्सचेंज करना पड़ा, इंपोर्ट करना पड़ा, तो वो 10 से 80 रुपए 100 रुपए तक प्राइस पहुंच के जा रहा है। ठीक है, ऑनियन के प्राइस का आपने देखा ही था ना, फ्लक्चुएशन कितना ऑनियन का प्राइस बढ़ गया था। तो दिस वाज द रीजन, ऐसा कुछ रीजन उसके बिहाइंड होता है। ये लॉन्ग टर्म का इंपैक्ट हम लोग उस टाइम पे नहीं सोचते और गवर्नमेंट कहती है कि अपने स्टॉक जो है, जो स्टोरेज है, उसको खाली करो। इससे प्रॉब्लम और क्या, पहले इतना हम लोग देखते हैं, इससे एक प्रॉब्लम और अराइज होती है, वो भी हम लोग देखेंगे। क्या चीज है, द प्रोडक्शन ऑफ ओनियन हैपेंड इन अ पर्टिकुलर मंथ, सो दे नीड टू बी स्टोर्ड सो दैट दे कैन बी सप्लाई इन ऑफ सीजन टू। बहुत सिंपल लैंग्वेज में वही बात लिखी है जो मैंने आपको भी समझाई। रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई इंक्रीजेस द प्राइस, सप्लाई कम कर दोगे तो प्राइस बढ़ जाएगा। नाउ टू रेगुलेट द प्राइस, प्राइस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कैन इंटरफियर, गवर्नमेंट इंटरफियर करेगी और कहेगी एंड सेड टू रिलीज ऑल द स्टॉक इन द मार्केट, कि जितना भी स्टॉक है उसको मार्केट में डालना स्टार्ट करो, जिससे कि प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए। ओके ठीक है, कर देंगे लोग ऐसा। नाउ देयर विल बी प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम कब आएगी, ऑफ सीजन में आएगी, बिकॉज एक तो स्टॉक ओवर हो गया एंड प्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अब इस टाइम तो सीजन भी नहीं चल रहा जो हम प्रोडक्शन करेंगे। इस वजह से प्राइस जो है अब इंक्रीज होंगे और बहुत हाई लेवल पे प्राइस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इंपोर्ट, और हमें उसके लिए फॉरेन करेंसी यूज करनी पड़ेगी। इतनी बात हमें समझ में आई। इससे एक चीज और होगी, जो लोग वेयर हाउसिंग का काम करते हैं और जो लोग स्टोरेज फैसिलिटी मतलब देते हैं ये वेयर हाउसिंग वगैरह के फॉर्म में, ये लोग भी डीमोटिवेटेड और डिस्करेज होंगे। क्यों, कहेंगे कि गवर्नमेंट स्टोर तो करने नहीं देती, जब भी हम स्टोर करते हैं गवर्नमेंट आके इंटरफेयर करती है और गवर्नमेंट कहती है रिलीज कर दो। तो दीज पीपल विल स्टार्ट फीलिंग डीमोटिवेटेड और डिस्करेज्ड। तो ये प्रॉब्लम भी आती है। और यहाँ पे एक डाटा की बात करें, एक और क्या प्रॉब्लम एसोसिएटेड है कि 2019 की अगर हम बात करें तो 76,000 रेड्स कंडक्ट की गई थी, 76,000 रेड मारी गई ये देखने के लिए कि अलग अलग स्टोरेज हाउस में, वेयर हाउस में लोगों ने ओनियन स्टोर करके तो नहीं रखा हुआ कि वो आगे जाके उस चीज का बेनिफिट लें। तो अलग अलग रेड मार रहे हो आप, उनके लिए पर्सनल अपॉइंट कर रहे हो, पर्सन जा रहे हैं रेड मारने, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जा रहे हैं, तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है वो भी इंक्रीज होता है। तो किस तरीके से ये एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की वजह से कई बार नेगेटिव में चीजें, या गवर्नमेंट के आने से नेगेटिव में चीजें जा रही हैं, ये हमने देखा।
यहाँ एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करा तो ये चीज कैसे नेगेटिव में गई। एसेंशियल कमोडिटीज के केस में भी कई बार गवर्नमेंट का इंटरफेयर करना, प्राइस को कंट्रोल करना, प्राइवेट लोगों को क्या करता है, डिस्करेज करता है। और पर्सन फिर सोचेगा कि जब गवर्नमेंट अल्टीमेटली कंट्रोल कर रही है तो हम लोग क्या करें प्रोडक्शन करके, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग तो अर्न नहीं कर पाएंगे। तो इन दो केसेस के थ्रू हमने ये चीज देखी। इसके अलावा और कुछ केसेस के थ्रू हम लोग ये चीज देखेंगे। तो द नेक्स्ट थिंग इज, इकोनॉमिक सर्वे ने क्रिटिसाइज करा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को। अब कंसेप्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है। एक फार्मर है, फार्मर ने यहाँ पे वीट प्रोड्यूस करा। एक प्राइवेट कंपनी है, मान लो कॉस्ट पड़ी है उसकी 50 रुपए। प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी ने कहा कि भैया 40 में ही लूंगा मैं, आप 40 में देने हैं तो आप ये वीट मुझे दे दो। दूसरी कंपनी आई, दूसरी ने भी यही कहा कि 40 में देंगे। इन लोगों ने अपने आपस में साठगांठ कर ली कि भैया 40 प्राइस रखते हैं। तो अब इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, फसल रख के खराब करने से तो अच्छा यही क्या कहेगा, 50 में नहीं बिक रही तो चलो 40 में ही दे दे। तो इस पर्टिकुलर किसान को, फार्मर को तो लॉस हो जाता। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ऐसे किसानों के लॉस को कवर अप करने के लिए, ऐसी प्रॉब्लम ना अराइज हो इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या करा, एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया जिसे एमएसपी कहा जाता है, कि 50 रुपए से नीचे तो आप बेचोगे नहीं, 50 रुपए में तो आप मुझे आके बेच दो। 50 रुपए में मैं हूं, मैं गवर्नमेंट हूं, मैं आपका जो भी क्रॉप हुआ है, जो भी हार्वेस्ट हुआ है, मैं परचेज करूंगी, आप मेरे पास लाके सामान बेच दो। तो किसान तो सिक्योर है कि भैया 50 में तो गवर्नमेंट खरीदेगा। अगर प्राइवेट लोगों को आना है तो आके 50 रुपए दो या 50 से ऊपर दो, तब मैं आपको बेच रहा हूँ, वरना 50 में तो गवर्नमेंट ही लेने को बैठी है मेरा। तो किसानों को यहाँ पे एक हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब जो वीट और राइस का एमएसपी है, ये है पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा। अब जो भी किसान वीट एंड राइस उगा रहा है, सरकार के पास जाके देखे आ रहा है, सरकार के पास भंडार भरते जा रहे हैं, स्टोरेज भरती जा रही है वीट एंड राइस की। ठीक है, वीट एंड राइस की स्टोरेज भरती जा रही है, स्टॉक इतना ज्यादा हो गया है, इतना मार्केट में सप्लाई नहीं हो पाता, उतनी डिमांड नहीं है कि बहुत ज्यादा मार्केट में सप्लाई हो, जिससे कि ये स्टॉक कई बार हमने देखा है कि वेस्टेज की तरफ जाता है, वेस्ट हो जाता है बहुत स्टॉक। अभी भी देखो इस टाइम पे तो चलो हम लोग बहुत ज्यादा सप्लाई करने का काम कर पा रहे हैं, बट आपने देखा होगा वेयर हाउस में रैट वगैरह की वजह से सारा अनाज खराब होके गया है। ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई का रोल की बात, ये भी अलग से टॉपिक बन जाता है, इकोनॉमिक सर्वे में इसकी कोई बात नहीं है, बट स्टोरिंग की बात करें, एमएसपी की बात करें, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का रोल भी आ जाता है इस चीज में। तो दैट इज नॉट द टॉपिक टू बी डिस्कस हेयर, बट ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए स्टोरेज से, एमएसपी एफसीआई का रोल एंड ऑल। ओके, तो इससे भी, एमएसपी की वजह से भी गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करा, प्राइवेट लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, ये चीज होती है। लोन वेव सिस्टम, अब गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत इलेक्शन के टाइम पे गवर्नमेंट ने कहा, देखो स्टंट, इलेक्शन के टाइम पे स्टंट गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से कोशिश करती है पब्लिक का इंटरेस्ट, पब्लिक का फेथ जीतने की। तो इलेक्शन के टाइम पे आते आते या जनरली भी, चलो भला करने के लिए भी, गवर्नमेंट ने कह दिया कि लोन वेव हो रहा है आपका, हम जो है जितना भी लोन था किसानों पे वेव कर रहे हैं। बट एक बात देखिए, फॉर एग्जाम्पल 100 किसान ने लोन लिया है यहाँ पे, क्या 100 में से 100 किसान ही पुअर होगा? पहली बात तो जो बिल्कुल पुअर किसान होता है ना, उनमें से लोन बहुत कम लोग लेते हैं। किसान जो लोन ले रहा है वो जनरली रिच फार्मर है या मिडिल फार्मर है, मिडिल इनकम ग्रुप का फार्मर है। तो आप रिच और मिडिल फार्मर का भी लोन वेव ऑफ कर रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये बैंक पे एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। लोन वेव ऑफ कर दिया, बैंक ने तो उधारी दी थी, सरकार ने कहा ठीक है लोन वेव ऑफ करो, किसान कोई लोन नहीं चुकाएगा। तो ऐसे जो रिच और मिडिल क्लास फार्मर हैं, इनका भी लोन वेव ऑफ करने से बैंक पे भी अल्टीमेटली प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और बैंक, जो प्राइवेट बैंक है, वो भी उतनी अर्निंग जो है जितनी उन्हें होनी चाहिए थी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इन कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमने देखा कि कैसे गवर्नमेंट का जो पार्टिसिपेशन है, गवर्नमेंट का जो इंटरफेयर है, वो सम टाइम प्रॉब्लम क्रिएट करता है रेदर देन हेल्पिंग द सेक्टर। ओके, कुछ चीजें ऐसी थी जो गवर्नमेंट ना इंटरफेयर करती। देखो गवर्नमेंट इंटरफेयर क्यों करती है, बेसिकली गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सही नहीं जा रहा, एफिशिएंसी नहीं है प्राइवेट सेक्टर की। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रहा, प्राइवेट सेक्टर में प्रॉब्लम होने लगी, तब गवर्नमेंट आके यहाँ पे इंटरफेयर करती है कि हम इस चीज को बैलेंस कर लें सिचुएशन को। लेकिन इंडिया में ये ऑब्जर्व किया गया कि प्राइवेट सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर व्हेन परफॉर्मिंग गुड, देन गवर्नमेंट के इंटरफेयर की वजह से उनको क्या करनी पड़ी है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। तो गवर्नमेंट के इंटरफेयर की वजह से सेक्टर को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। दैट्स वाई इकोनॉमिक सर्वे ने यहाँ पे इस चैप्टर को प्रॉपरली मेंशन करा है अंडरमाइनिंग मार्केट के नाम से। ओके, तो दो कंसेप्ट हमने देख लिए, प्रो कॉर्नी और प्रो बिजनेस वाला एंड अंडरमाइनिंग मार्केट वाला। रिमेनिंग अभी और भी बहुत सारे चैप्टर बचे हैं इस वॉल्यूम में, तो आगे की क्लास में उसको भी कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।